नमस्कार, मैं अनुज कुमार। इस वक्त हम ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गौरव पाल मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं और जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और आज रात में जो कुछ भी हुआ है मिडिल ईस्ट में, किसने किस पर बम फोड़ा, कहां पर क्या हुआ है, इसके बारे में अभी तक आपके पास क्या जानकारी है, उस पर थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, आपने मुझे समय दिया, क्योंकि देखिए लगातार 28 फरवरी के बाद से ये युद्ध चालू है। आज लगभग 10 मार्च हो गई है, यानी कहा जाए तो ये 11वां दिन है युद्ध का। और युद्ध में 11 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। युद्ध पहले जैसा नहीं रहा है जैसा पहले दिन शुरू हुआ था। आज युद्ध का जो स्ट्रक्चर है, जो लड़ने का तरीका है, जो डिप्लोमेसी है, वो सब अलग अलग हो चुकी है। तो रात भर क्या हुआ है देखिए, ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है, और खाड़ी देश जो है वो एक तरीके से अमेरिका की तरफ है। इजराइल के साथ उनको नहीं कहा जाता है, अमेरिका की तरफ है, लेकिन वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि रात जो कमल खारेजी हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं जो ईरान के, उन्होंने ये कहा है कि नो लॉन्गर डिप्लोमेसी टॉक विद यूएस। उन्होंने अमेरिका के साथ कोई भी डिप्लोमेसी टॉक करने से मना कर दिया है। यानी ये बात साफ हो गई है कि ईरान जो है वो अमेरिका से डर नहीं रहा है। ईरान जो है वो अमेरिका से कोई समझौता नहीं चाहता है। ईरान ये कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ कोई भी डिप्लोमेसी टॉक नहीं करेंगे, किसी भी डिप्लोमेसी टेबल पर नहीं बैठेंगे। ये बयान उसके बाद आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान चाहता है कि समझौता कर लिया जाए, युद्ध विराम कर लिया जाए। देखिए आप थोड़ा सा तरीकों को समझिए। जिस तरीके से ये जब पूरा वॉर क्राइसिस शुरू हुआ, ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया, और उसके बाद ट्रंप को ऐसा लगा कि वो वहां पर रिजीम बदलवा देंगे, उनके सुप्रीम लीडर को मार देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि ईरान ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिन से तैयारी कर रहा था चीजों की। जो उनके इस्लामिक गार्ड्स जो हैं वो लगातार हमलावर हैं। अब ईरान अमेरिका पर तो हमला नहीं कर पा रहा है वहां पर, लेकिन उसके आसपास के जो देश है वहां पर लगातार हमला कर रहा है। ईरान की जो युद्ध लड़ने की जो टैक्टिक्स है, जो टेक्निक है, वो अमेरिका पर भारी पड़ रही है। अमेरिका को ये युद्ध भारी पड़ रहा है। तो जैसे रात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा, विद इन एक वीक खत्म हो जाएगा। तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान कमजोर पड़ रहा है, ईरान कमजोर पड़ रहा है, ईरान कमजोर पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ईरान कमजोर पड़ रहा है, ईरान दुगनी तेजी से मारता है। फिर चाहे बहरीन के होटल में उनके ड्रोन के स्ट्राइक किया ईरान के ड्रोन ने, वहां पर बताया जा रहा है कि एक यूएस डिप्लोमेट जो था वो वहां पे रुका हुआ था, उसको मारा। उससे पहले मरीना टावर पे मोसाद के एजेंट्स को मारा गया। उससे और लगातार कुवैत, कतर और दुबई, इन सब जगहों पर जो है वो निशाने बना रहा है। जो इजराइल का शहर तेल अवीव है उसको निशाने बना रहा है ईरान। हाँ, ईरान का नुकसान हो रहा है, ईरान का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान भी निशाने बना रहा है। जैसे कि रात की खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो ईरानी हॉकी फुटबॉल टीम खेलने गई थी, उन फुटबॉल टीम को अमेरिका ने, क्योंकि उन्होंने वहां पर ईरान का राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था जब खमैनी की मौत हुई थी, तो अमेरिका ने कहा ऑस्ट्रेलिया को कि आप इनको डिपोर्ट ना करें, ईरान में इनका समर्थन करें। तो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो है कि इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो महिलाएं थी ये जाने से डर रही हैं वहां पर, ये खमैनी के खिलाफ हो गई थी, एक चीज वो क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसमें फेल हो जा रहा है। क्योंकि मेन चीज ये कि इस समय ईरान में ट्रंप को लगा कि वो रिजीम बदल देगा, लेकिन वो नहीं बदल पाया। तो क्या एक तरीके से कहा जाए कि अमेरिका जैसी महाशक्ति जो है वो अब ईरान जैसे एक देश के सामने अब जंग में घुटने टेकती हुई नजर आ रही है? देखिए अनुज, घुटने टेकने कहना तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से और खतरनाक हथियारों से नहीं, एक टेक्निक से लड़ा जाता है। और ईरान अभी एक टेक्निक से लड़ाई लड़ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ईरान के कामाकाजी शाहिद ड्रोन उन्होंने इस समय पूरे यूएस और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बैंड बजाई हुई है। आलम यह हो गया है कि यूक्रेन से जेलेस्की को बुलाया है, जेलेस्की इन ड्रोन्स को गिराने की टेक्निक बता रहे हैं, टीम लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि यही वो ड्रोन थे जिनको ईरान ने रूस को दिया था। रूस ने यूक्रेन की हालत खराब कर दी थी। उसके बाद जेलेस्की ने इस पर रिसर्च करके इनकी मार गिराने के लिए इनकी काट ढूंढी। अब मैं आपको बताऊं कि ये ड्रोन जो है मात्र 20 लाख रुपए का ड्रोन है, और ये ड्रोन एक महीने में कई हजार ईरान बना सकता है।
जब इस ड्रोन को ईरान छोड़ता है, इसको कहीं से भी लॉन्च कर देता है, इसको छोड़ता है, ये इसकी स्पीड मुश्किल से 180-90 किलोमीटर पर आवर है ना, कामेकाजी ड्रोन है। ये एक साथ 100 50 छोड़े जाते हैं। बिल्कुल। जब ये छोड़ता है तो इजराइल की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से या गल्फ कंट्री की तरफ से इसको इंटरसेप्ट करने के लिए थाड है, एयर डोम है, या और बहुत सारे इनके एयर डिफेंस सिस्टम है। उसकी एक एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 1.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक की है। अब ईरान के एक 20 लाख के ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका 1.5 करोड़ से 20 करोड़ की मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, वो भी जो बहुत सीमित मात्रा में बना सकता है। हाँ। तो यहां पर ईरान की तरफ से ईरान 100 ड्रोन छोड़ता है, भले ही 90 हिट ना करें, हाँ। लेकिन उसके 5 हिट कर जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है, वो युद्ध को लंबा खींचना चाह रहा है। अभी हाल ही में ईरान के जो उन्होंने कहा है कि युद्ध लंबा चलेगा, हमारे पास हथियार है। अमेरिका कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि युद्ध नहीं चलेगा। तो बार बार अमेरिका दुनिया को दिखा रहा है कि देखिए ईरान के पास हथियार नहीं, लेकिन ईरान बार बार चौंका रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपका कोई सवाल हो तो पूछिए, इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, इसका वैश्विक जो है असर हमको दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल को लेकर जिस तरीके से प्रतिबंध और रास्ते जो बंद हुए, उसके बाद रसिया का जो क्रूड ऑयल आया करता था, उसके भी जो दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तो पूरे देश पे, अपने भारत पे इसका असर क्या पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको लेकर आपका? देखिए, क्रूड ऑयल की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, हाँ। वो जो जलमार्ग है, जो 33 किलोमीटर चौड़ा जलमार्ग है, वहां पे ईरानी सेना का कब्जा है। हाँ। वहां से वो किसी भी सऊदी के जो तमाम अंदर गल्फ कंट्रीज हैं, उनके जो जहाज वहां से आते हैं तेल लेकर, इराक के आने नहीं दे रहे। इराक ने तो अपना 60% ऑयल प्रोडक्शन भी कम कर दिया है कि हम रखेंगे कहां तेल को। तो हो क्या रहा है कि उस पूरे मार्ग पर कब्जा हो गया है ईरान का। ईरान सिर्फ वहां से रूस और चाइना के टैंकर्स को गुजरने दे रहा है, बाकी कोई टैंकर गुजरता है तो उसमें आग लगा देता है, इवन चाहे भारत का टैंकर क्यों ना हो, है ना। और अमेरिका ने वहीं पर अपना 5वां बेड़ा तैनात किया हुआ है, जिसको लगातार ईरान हिट कर रहा है, जिसमें यूएस अब्राहम लिंकन भी, हालांकि अभी उसकी खबर नहीं है वो कहाँ है। लेकिन मेन चीज ये है कि $60 प्रति बैरल हुआ करती थी कीमत 28 फरवरी के आसपास कच्चे तेल की, आज $114 प्रति बैरल हो गई है। इसका असर आपको देखना है तो आप पाकिस्तान में जाइए। पाकिस्तान के पीएम जो है, शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने अपने देश में बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं कि वर्क फ्रॉम होम होगा, 80% गाड़ियां नहीं चलेंगी, सरकारी गाड़ियों को तेल फंड नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा जो सरकारी नौकरी वाले जो मंत्री हैं, उनकी सैलरी जो है, उनको सैलरी नहीं दी जाएगी 2 महीने तक। जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो सांसद है, उनकी सैलरी काटी जाएगी। बहुत सारे खर्चों में कटौती कर दी है, स्कूल बंद कर दी जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम होगा, 50% स्टाफ के साथ काम होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो तेल के दाम बढ़े, इसका असर जो है वो दिखाई दिया है पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की हुई थी। भारत के पास 25 दिन का तेल मौजूद है। अब भारत सरकार कह रही है कि हमारे पास 25 दिन का तेल मौजूद है, अभी तेल के दाम बढ़ाने के कोई चांस नहीं है। $130-35 पर बैरल तक जब जाएगा, उसके बाद हम लोग बढ़ाएंगे। हालांकि एलपीजी पर 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो एलपीजी सबसे ज्यादा ईरान से ही आती है ना। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा, अनुज मैं आपको बताऊं, जो अमेरिका का टैक्टिक्स गेम था उसको हो रहा है। अमेरिका इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करता है और निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। 20 से 22% के आसपास क्रूड ऑयल वहां से आता है। अब जब दुनिया का जो 20% क्रूड ऑयल जो अरब से आता था वो रुका हुआ है, वो नहीं आ रहा है, तो ऐसे में जो बाकी जो क्रूड ऑयल है वैश्विक स्तर पर, उसके दाम बढ़ रहे हैं। भाई अमेरिका का 28 फरवरी में जो तेल $60 प्रति बैरल बिक रहा था, वो तेल अब बिक रहा है कितना? 114। जो लोग पहले गल्फ से तेल ले रहे थे, वो ले रहे अमेरिका से। तो अमेरिका का तेल तो महंगा हो गया, उससे अमेरिका की शेल कंपनीज, अमेरिका की तेल कंपनीज, अमेरिकी सरकार, इनका सबका तो मुनाफा हो ही रहा है ना। तो ट्रंप यही तो चाहते थे कि वो ईरान के तेल पर कब्जा करें, या फिर इस युद्ध से वैश्विक तो तेल की दाम है वो बढ़ाएं। अमेरिका फायदे में है, बिल्कुल अमेरिका को यहाँ पर फायदा हो रहा है। ये फायदा है कि लड़ाई उसने शुरू की, ईरान ने कहा मैंने हमला नहीं किया, लड़ाई उसने शुरू की, और अब वो महंगे दाम पर तेल बेच रहा है। अमेरिका ने लड़ाई शुरू की। अमेरिका पर यह भी है कि ईरान के एक जो लड़कियों का स्कूल था, उसके ऊपर उसने हमला किया, और जिसमें लगभग 160 के करीब जो है लड़कियों की वो, उसके बाद में जो ईरान का जो वाटर जो फिल्टर वो था, बहुत सारी चीजें, कई इसको बोला जाता है अनुज वॉर क्राइम।
हाँ। वॉर क्राइम एक तरीके से क्या होता है कि वॉर के भी कुछ मतलब जंग जो है वो बहुत क्रूर होती है, हाँ। लेकिन जब जब जंग होती है तो देखते नहीं कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में दुनिया में जंग को लेकर कुछ उसूल बनाए गए हैं कि जंग के भी कुछ उसूल हो कि आप जंग में किसी भी स्कूल, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी ऐसी जगह जहां पर लोग रहते हैं, किसी भी ऐसी चीज जो कि बेसिक नीड की चीज है, बेसिक नेसेसिटी की चीज, उसको टारगेट नहीं करेंगे। आप निशाना बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री बेसिस हैं, जहां पर हथियार रखे हैं, जहां पर सेना है। अब आम नागरिक को निशाना नहीं बनाएंगे। अमेरिका ने ईरान में जो बच्चियों के स्कूल पर हमला किया और जिन बच्चियों की मौत हुई वो बहुत ज्यादा दर्दनाक, खौफनाक, और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि आप बच्चियों के स्कूल, उससे ईरान के लोगों का एक सेंटिमेंट जागा। ईरान में भी जो लोग वहां के सुप्रीम लीडर खमैनी था जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी अब साथ में आ गए कि हमारे देश के भीतर कुछ भी चले लेकिन बाहर से कोई करेगा तो हमें मंजूर नहीं है। अब ईरान, अमेरिका ने पहला वॉर क्राइम ये किया, स्कूल पर अटैक किया। कल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आपने उनके स्कूल पर हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप एकदम भगा गए, कुछ बोल नहीं पाए कि अरे टॉम हॉक मिसाइल सिर्फ हमारे ही पास है क्या, और भी बहुत लोगों के पास है ना। तो एक तरीके से ट्रंप को लग रहा है कि दुनिया उसको क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन इस दुनिया में जो वेस्टर्निज्म है उसका दबदबा इतना है कि खुलकर कोई बोल नहीं पाया। जैसे स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, ट्रंप को बोला कि भागो यहाँ से, अपनी एयरफोर्स लेके जाओ, बाकी कोई नहीं बोल पा रहा है। लेकिन जो आम पब्लिक है उसको तो दिख रहा है ना कि क्या हुआ है। अभी डिसैलिनेशन प्लांट, ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया अमेरिका ने और उसको 30 गांव को प्यासा कर दिया। लेकिन एक बात अमेरिका नहीं समझ पाया, भाई अमेरिका तो अपने देश में बैठा है दूसरे कॉन्टिनेंट में, वहां उसके लोग वहां रह रहे हैं। उसने ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया, ईरान के लोग प्यासे मरे। अब ईरान के अगल बगल और खाड़ी देश भी तो हैं जो अमेरिका के समर्थक हैं, उनमें भी तो पानी की वही समस्या है जो ईरान में है। वहां भी तो डिसैलिनेशन प्लांट से पानी आता है। ईरान ने बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर मारा बम और ये बताया कि देखो अगर तुम हमारे पानी पर मारोगे तो हम भी तुम्हारे पानी पर मारेंगे। अब अमेरिका को तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो प्यासे मरेगा नहीं, वो तो मरेगा नहीं, प्यासे मरेंगे बहरीन, कुवैत, कतर, जिनके कंधे पे बंदूक रख के चल रही है। तो ईरान ने कहा कि तुम अगर पानी के साथ हमारे खेलोगे तो गुरु हम भी तुम्हारे पानी के साथ खेलेंगे, क्योंकि तुम्हारा पानी वही हाल है, हमारा पानी वही हाल है। मैं आपको बता दूं कि पूरे गल्फ में 400 डिसैलिनेशन प्लांट है और बहरीन का लगभग 90% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। मैं अपने दर्शकों को बता डिसैलिनेशन प्लांट क्या होता है कि देखिए रेगिस्तान जो गल्फ है वहां पर पानी नहीं है, पानी, और वहां पे अधिकतर वहां पे तेल मिलता है, ये मान के चलिए कि तेल मिलता है, पानी ग्राउंड वाटर लेवल नहीं है जैसे हमारे नल से आता है। तो वो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाते हैं और उससे फिर खाते पीते नहाते धोते हैं। और बहरीन में 90%, सऊदी अरब में 70 से 80%, कुवैत में 85%, ये सारा पानी वो समुद्र का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट बनता है जो पानी से नमक को दूर करता है। अब उसके ऊपर सबसे पहले हमला किया अमेरिका ने, फिर उसके बाद में मजा चखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए ईरान ने बहरीन के ऊपर हमला किया और बताया कि तुम करोगे तो हम भी करेंगे। तो ये वो क्रूर चीज है जो युद्ध में हो रही है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कुवैत के आमिर हैं शेख मिशाल, कुवैत के आमिर शेख मिशाल जो अब तक ये अरब कंट्रीज अमेरिका के साथ में थे, जो अब तक अमेरिका को, जिन्होंने अमेरिका को अपनी जमीन दी हुई है, एयरबेस, नेवी बेस, आर्मी बेस बनाने के लिए, कुवैत के अमीर अब कह रहे हैं ईरान से, भैया देखो आप हमारे बहन राष्ट्र हो, आप हमारी बहन हो, हमने कभी अपनी जमीन का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं होने दिया, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं होने दिया, भैया हमको बख्श दो, हमारे ऊपर बम बम मत मारो, हमको छोड़ दो। तो जाहिर सी बात है ये अनुज की अब कुवैत, कतर, ये जो कंट्रीज है ना, इन्होंने अपने आप को डेवलप किया इस तरीके से कि पूरी दुनिया वहां पर जाकर इन्वेस्ट करे, पूरी दुनिया वहां पर जाकर पैसा खर्च करे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वहां की सिक्योरिटीज पर आ रहा है। बुर्ज खलीफा के बगल में ड्रोन गिर रहा है, कुवैत में ड्रोन गिर रहा है। आपको याद है ना कि किस तरीके से कतर ने अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप लिया था, उसके लिए कितना बड़ा आयोजन किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने। अब वहीं अगल बगल से बम गिर जा रहे हैं। जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम था वो ईरान के ड्रोन के सामने फेल हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये नुकसान जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज को हो रहा है और मिडिल ईस्ट कंट्री इसी वजह से बहुत दिक्कत करी। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, आपके पास कोई सवाल है तो पूछिए, उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। यही जो अब आखिर इस पीछे का कारण क्या है कि अब वो बता रहे हैं कि हमारी बहन कंट्री है, पहले तो नहीं बात कर रहे थे ना, पहले तो लगातार चीजें चली रही। इसलिए देखिए और क्या एक सवाल ये भी रहेगा, क्या ये कहा जा सकता है कि अमेरिका को और उसके सहयोगियों को
ईरान एक टक्कर दे रहा है, भले हारे या जीत किसी की भी हो, क्योंकि ईरान उतना लंबा नहीं टिक सकता अमेरिका जैसी कंट्री के सामने, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अमेरिका को सोचने पर मजबूर करता हुआ नजर आ रहा है। देखो अनुज, युद्ध में हार जीत जो होती है ना, हाँ। वो इससे नहीं होती कि किसके पास कितना बड़ा हथियार है, किसके पास कितना बड़ा मिसाइल है। युद्ध में हार जीत होती है टेक्निक से। अमेरिका कितना बड़ा देश है, वियतनाम में आया हार के चला गया, बिल्कुल। अफगानिस्तान में आया हार के चला गया, बिल्कुल, है ना। वहां की कंडीशंस और युद्ध लड़ने की स्ट्रेटजी और टेक्निक जो होती है। अभी अमेरिका के पास में MQ-9 रीपर ड्रोन है। इसको लगभग इस एक ड्रोन की कीमत 250 करोड़ है। अच्छा। इसको अमेरिका का मोस्ट एडवांस ड्रोन कहा जाता है। ये 11 गायब हो गए, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है। अब कहां गायब हो गए? आसमान में, अंतरिक्ष में चले गए, या रेत उनको निकल गया। भाई किसी ने मार गिराए होंगे, बच्चे खिलौने थोड़े हैं जो गायब हो गए। ये भाई हथियार है, कहाँ गए? अमेरिका नहीं मान रहा है कि उसके हथियार गिराए जा रहे हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है युद्ध जल्दी खत्म होगा, ये होगा वो होगा, है ना। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का मानना ही ये था कि वो युद्ध करे, हमला करे, उसके बाद समझौता कर ले, या तो अपना आदमी बिठा दे या समझौता कर ले, बिल्कुल, है ना। अब ये MQ रीपर जो ड्रोन है, इसकी एक की कीमत 250 करोड़, 11 ये गायब है, कहाँ गए? आपको बताऊं कहाँ गए हैं लोग? अमेरिका के एक 250 करोड़ के ड्रोन को जो ईरान मार रहा है, वो अपने देसी इंटरसेप्टर से मार रहा है। अच्छा। जो उनके देसी खरदौर और एक दो और उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे मार रहा है। उसकी एक मिसाइल की कीमत ज्यादा 2 करोड़, इसकी कीमत 250 करोड़। बिल्कुल। तो मेन चीज, अगर अमेरिका के महंगे हथियार इस तरीके से खत्म होते रहे, तो वो बनाने भी तो पड़ेगी ना, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, उनको टाइम लगेगा असेंबली लाइन बनाने के लिए। बिल्कुल। इतना बड़ा हथियार, उतना ज्यादा समय, बिल्कुल। और ईरान के हथियार सस्ते, बनाने में टाइम कम लगे, ड्रोन को असेंबल होने में टाइम कम लगे। मैं आपको बताऊं, जो शाहिद ड्रोन है, उसमें 4 स्ट्रोक इंजन लगा है, 2 स्ट्रोक इंजन जो मोटरसाइकिल में लगता है, मोपेड वाला इंजन बताया, मोपेड वाला इंजन, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन लगा है उसमें। तो मेन चीज वही है कि युद्ध में भारी कौन पड़ रहा है। मैं बोलता हूं, जिस तरीके से अमेरिका ने अभी हाल ही में हिट किया, तेल अवीव को हिट किया, तेल अवीव ऑयल डिपोर्ट था, बिल्कुल, है ना। ऑयल डिपोर्ट, उस चीजों को इन सब चीजों को हिट नहीं करना होता है वॉर में, है ना। लेकिन इजराइल ने हिट किया ऑयल डिपोर्ट को, पूरे तेहरान में आग लग गई, जमीनों के नीचे से आग निकलने लगी। बौखला गया अमेरिका की जब वो उन चीजों को, आर्मी को और ईरान की आर्मी को, ड्रोन को, मिसाइल को निशाना नहीं बना पा रहा है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए स्कूल, ऑयल डिपोट, डिस्टिलेशन प्लांट, इन सब चीजों को निशाना बना रहा है। सारे युद्ध नियमों को तोड़ रहा है, सारे क्रूरता पे उतर आया है। आप इसको कहिए क्रूरता पे उतर आया है। जहां लोग दिन में इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं, वहां मिसाइल गिरा दे रहा है ना। तो ये सब चीजें, तो और युद्ध में यही उसकी बौखलाहट दिखा रहा है। ठीक है, देखिए, युद्ध हमेशा पैसे से लड़ा जाता है, और पैसा, अमेरिका शायद ये युद्ध लंबा लड़ ले क्योंकि उसका तेल ज्यादा महंगा बिक रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ में वो 10 से 11 अलाइज भी हैं मिडिल ईस्ट में, जो बर्बाद हो रहे हैं युद्ध से, क्योंकि ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनका तेल निकल पा रहा है, ना ही तो उनका तेल बिक पा रहा है, ऊपर से उनके देश में बम अलग से बज रहे हैं, है ना। तो वो लोग अमेरिका पर दबाव बना सकते हैं, और अमेरिका हमेशा, मैं आपको बताऊं, अमेरिका और इजराइल जो है वो हमेशा से युद्ध लड़ते हैं अपने हथियारों का प्रदर्शन करने के, बेचने के लिए। लेकिन इस बार यहाँ पर अमेरिका के हथियारों की भी किरकिरी हो गई, बिल्कुल, उनके ड्रोन्स की भी किरकिरी हो गई है, क्योंकि ईरान की स्ट्रेटजी अलग दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो पूरी तरीके से ये सारी चीजें हैं जो इस समय देखिए 7 अमेरिकी सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए। हालांकि ईरान में ज्यादा कैजुअलिटी है, बिल्कुल, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो विदेशी जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे जहां पर उनके सैनिक मरेंगे। अब ये 7 सैनिक मरकर जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब तो इनको भी देना पड़ेगा अपने देश में, बिल्कुल देना पड़ेगा, अपने देश में इनको भी जवाब देना पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो फिर महंगाई तो अमेरिका में भी आएगी, तो जवाब तो वहां भी देना पड़ेगा। तो ये पूरा खेल है गुरु, बिल्कुल। तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध पे ये छोटी सी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जो कुछ भी बातचीत से स्पष्ट हुआ, अमेरिका अपनी अति पर उतर आया है, वो क्रूरता की सारी हदों को पार कर रहा है, वो खुद युद्ध के नियमों को तोड़ रहा है, और देश के तमाम जो लोग हैं इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका पर अभी इसका उस तरीके का कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी कमेंट में आप अपनी राय जरूर साझा करें। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।